नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की व्यवसाय में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के विषय वर्कशॉप साइंस की पाठचर्या में अंकित ऊष्मी प्रसार से संबंधित गणना पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आइए अब हम लोग ऊष्मी प्रसार के बारे में पढ़ें कि ऊष्मी प्रसार क्या होता है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह गर्मी पाकर फैलने लगता है और उसके आकार में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ताप बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं के बीच की साम्य दूरी बढ़ जाती है, जिससे पदार्थ फैल जाता है। गर्मी पाकर वस्तुओं का फैल जाना ही ऊष्मी प्रसार कहलाता है। ये एक पदार्थ का टुकड़ा है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि अभी ये अणु बहुत पास पास है। जैसे ही हम इस टुकड़े को गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या होता है, हीट इंक्रीज होती है, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से आप देख रहे हैं कि ये जो एटम्स है एक दूसरे से दूर दूर हैं और दूर दूर हो जाते हैं और बाहर की तरफ मूव करने लगते हैं। ये टेम्परेचर और एटॉमिक डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अणु बाहर की तरफ मूव करते हैं, अंदर की तरफ कम मूव करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, एटम्स देखिए आपको धीरे 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 बाहर की तरफ ज्यादा मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊष्मी प्रसार हमारी तीनों अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोसों में ऊष्मी प्रसार द्रव की अपेक्षा कम होता है और गैसों में ऊष्मी प्रसार सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें गैसों के अणुओं के बीच की साम्य दूरी बहुत ज्यादा होती है। उनको जैसे ही हीट किया जाता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और जो एटम्स है बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। जैसे हम लोग साइकिल को धूप में खड़ा कर दें, तो साइकिल के पहिए की जो ट्यूब होती है उसमें जो हवा भरी होती है, क्या होता है जब बहुत देर तक साइकिल धूप में खड़ी हो जाती है तो वो ट्यूब जो है वो फट जाता है। इससे हम लोग देख सकते हैं कि गैस में अणु जो है कितनी तेजी से बाहर की तरफ मूव करते हैं। ऊष्मीय प्रसार अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे हम लोग तांबा और लोहे की एक रॉड ले लें और उसको कस कर बांध दें। बांधने के बाद जब हम लोग उस रॉड को गर्म करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि तांबे की रॉड ज्यादा फैल जाती है और लोहे की रॉड कम फैलती है, जिससे हमें पता चलता है कि पदार्थ में किस तरीके से प्रसार होता है। आइए अब हम लोग ठोसों में ऊष्मीय प्रसार के बारे में जानें। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह ऊष्मा पाकर फैल जाता है। ठोस को गर्म करने पर उसका फैल जाना या उसके आकार का बढ़ जाना ठोस का ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। देखिए आप देख सकते हैं एक बॉल है, अभी ये रूम टेम्परेचर पर है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर है। जब हम इसको इस रिंग से बाहर निकालते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाती है। पर जब इस बॉल को हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है, देखिए इसके बॉल का जो आकार है वो बढ़ गया। अब क्या होगा कि ये बॉल इस रिंग से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो हम लोगों ने जाना कि इसमें प्रसार हो गया है। ऊष्मीय प्रसार, ठोस के ऊष्मीय प्रसारों में बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम लोग बैलगाड़ी के पहिए पे लोहे की रिंग चढ़ाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो लोहे की रिंग होती है उसका डायमीटर कम रखते हैं पहिए के डायमीटर से। जब उस रिंग को गर्म करते हैं, गर्म करके हम क्या करते हैं, इस गर्म होगी तो ये रिंग का आकार बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगी तो इस पहिए पे आसानी से बैठ जाएगी और जब ठंडी हो जाती है इस पहिए पे तो कस के चिपक जाती है, जिससे पहिया स्मूथली चलने लगता है रोड पर। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि हम लोग पटरियां जब बिछाते हैं तो दो पटरियों के बीच में जब जॉइंट लगाते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है। स्पेस छोड़ देते हैं ताकि जब पटरी गर्म होने से उसकी लंबाई में वृद्धि हो तो वो इस गैप को कवर कर ले, जिससे क्या होगा, पटरी कभी भी टेढ़ी नहीं होगी। देखिए अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये पटरियां इस प्रकार से टेढ़ी हो जाती हैं, जिससे जब इस पर से ट्रेन गुजरेगी तो वो पटरी से उतर जाएगी। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ।
जब हम लोग इलेक्ट्रिक वायर डालते हैं तो पोल टू पोल वायर बिछाते समय क्या करते हैं कि वायर को कुछ लूज छोड़ देते हैं। लूज बांधने से क्या होता है कि जब ठंड आती है, ठंडियों में वायर सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने से वो वायर बीच से टूट सकते हैं। इसलिए हम लोग ध्यान रखते हैं कि जब भी वायर डालें तो पोल टू पोल कुछ लूज रखते हैं। आइए अब हम लोग ठोस द्रवों में ऊष्मीय प्रसार के बारे में जानें। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो ऊष्मा ग्रहण करने के कारण द्रव की विमाओं में प्रसार हो जाता है। द्रवों के इस प्रसार को ही द्रव का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि एक बर्तन में हमने थर्मामीटर रखा हुआ है और उसके में एक द्रव भरा है। अब जब इस बर्तन को हम लोग गर्म करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से द्रव देखिए धीरे धीरे ऊपर उठ गया। इसको और गर्म किया, टेम्परेचर और बढ़ गया तो देखिए ये द्रव इस बर्तन से बाहर गिरने लगा। इसी तरह प्रकार जब हम लोग घरों में दूध गर्म करते हैं तो जैसे जैसे बर्तन गर्म होता जाता है, दूध उस बर्तन से धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है जब वो बर्तन से बाहर गिरने लगता है। आइए अब हम लोग गैसों में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, कैसे होता है उसके बारे में जानें। जब किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा ग्रहण करके गैस का आयतन बढ़ जाता है। ऊष्मा के कारण गैस के विस्तार को गैस का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। आप सब लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बर्तन में पानी लेकर हमने उसमें खाली बॉटल डाल दी और उसके ढक्कन की जगह हमने उस पर एक गुब्बारा लगा दिया है। अभी आप लोग देखिए कि इस गुब्बारे का जो आयतन है वो कम है। अब जैसे जैसे इस बर्तन को हम लोग गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, पानी गर्म हुआ, बॉटल गर्म हुई तो बॉटल के अंदर जो गैस भरी होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स है, आप अभी ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से ये जिग जैग मोशन करते हुए इस गुब्बारे के अंदर भर जाते हैं और गुब्बारे का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि गैसों में ऊष्मीय प्रसार किस प्रकार से होता है। चलिए अब हम लोग प्रसार गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। प्रसार गुणांक 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। आइए अब हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में जानें। रेखीय प्रसार गुणांक 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाली वृद्धि या प्रसार को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, जिसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। देखिए एक T टेम्परेचर पर किसी धातु की रॉड की लंबाई L है। जब हम इसमें डेल्टा T की वृद्धि करते हैं तो उसकी लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। डेल्टा L प्रोपोर्शनल L के यानी कि लंबाई में वृद्धि छड़ की प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। डेल्टा L अपॉन L प्रोपोर्शनल डेल्टा T के होता है, यानी लंबाई में वृद्धि ताप के वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। दो समीकरण हमें मिल गए, इन दो समीकरण को मिलाया तो यहाँ पर क्या आ गया, एक कांस्टेंट मिल गया। तो डेल्टा L बराबर L अल्फा L इंटू डेल्टा T हो गया। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा T के, जहां अल्फा एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। देखिए एक हम लोग कॉपर की रॉड लेते हैं 1 मीटर, जिसका अल्फा कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁵ डिग्री इनवर्स। अब देखिए जब हम इस रॉड पे हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, तो 1 मीटर कॉपर की रॉड में जो वृद्धि होगी वो 1.7 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस होगी इनवर्स, ठीक है, यानी कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होगा। अब देखिए इसी तरीके से स्टील की रॉड का अल्फा कितना होता है 1.2 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए 1 मीटर स्टील की रॉड को
जब हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में 1.2 इंटू 10⁻⁻5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। यानी कि अब हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग धातुओं में प्रसार भी अलग अलग होता है। चलिए अब हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बारे में पढ़ें। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक क्षेत्रफल ए है, यदि ताप डेल्टा टी ताप परिवर्तन करने से इसके क्षेत्रफल में डेल्टा ए की वृद्धि होती है तो डेल्टा ए क्या होगा? यानी कि देखिए अभी इसका जो क्षेत्रफल है वो A1 है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया? A2। तो डेल्टा ए हमारा कितना आ गया? A2 माइनस A1 के, यानी कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे मूल क्षेत्रफल इंटू ताप वृद्धि, बीटा बराबर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी के। यहाँ बीटा एक नियतांक है जिसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। आइए अब हम लोग आयतन प्रसार गुणांक के बारे में पढ़ें। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या प्रसार को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, जिसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन कितना है? V। यदि उसके डेल्टा टी ताप परिवर्तन करने से उसके आयतन में डेल्टा V की वृद्धि हो जाती है। ये एक सॉलिड क्यूब है जिसका वॉल्यूम V1 है। जब हम इसको गर्म करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तक तो इसके ताप जो वॉल्यूम होगा उसमें V2 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि डेल्टा V क्या हो जाएगा हमारा? V2 माइनस V1 के। तो आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन में वृद्धि बटे मूल आयतन इंटू ताप वृद्धि, गामा बराबर डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T के होता है। यहाँ गामा एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे हम लोग आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। अभी हम लोगों ने रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा व क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा के बीच में क्या रिलेशन है वो जाने। माना किसी वस्तु का वर्गाकार पटल है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई 1 मीटर है। जब हम इसका जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर है और रेखीय प्रसार गुणांक इस पदार्थ का अल्फा है। अब हम जब इसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो इसकी प्रत्येक भुजा में क्या वृद्धि हो जाएगी? 1 प्लस अल्फा की, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में 1 प्लस अल्फा की वृद्धि हो जाएगी। तो हम लोग किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर का मतलब पटल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्षेत्रफल में वृद्धि यानी कि डेल्टा ए निकालेंगे। तो अभी लास्ट में पढ़ा था पीछे हम लोगों ने क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में कि डेल्टा ए क्या होता है? A2 माइनस A1 के, यानी 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का मान 1 से बहुत कम होता है तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू और भी कम होगी। इसका मतलब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई? 2 अल्फा के। और बीटा बराबर क्या होता है? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी के। तो डेल्टा ए कितना मालूम आया? हमारा आ गया 2 अल्फा। ए मालूम है, डेल्टा टी मालूम है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 अल्फा का। जिससे हम लोग देख सकते हैं कि किसी पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है, यानी कि बीटा बराबर 2 अल्फा के। आइए अब हम लोग
अल्फा और गामा के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक व आयतन प्रसार गुणांक के बाद में क्या संबंध है वो जाने। ये एक सॉलिड क्यूब है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 मीटर है, 1 मीटर है। अब हम जब इसका अर्थ को हम 1 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी कितनी, और इसका जो इस क्यूब का जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो अल्फा है। जब गर्म करेंगे तो वृद्धि कितनी हो जाएगी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में 1 प्लस अल्फा की। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, भुजा क्यूब। तो प्रारंभिक ताप पर घन का आयतन हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 घन मीटर। और जब ताप में वृद्धि होगी तो प्रत्येक भुजा में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 1 प्लस अल्फा की। तो आयतन कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा यानी कि 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब। आइए अब आयतन में क्या वृद्धि होगी, यानी कि डेल्टा वी कितना होगा। पीछे पढ़ा है ना, डेल्टा वी बराबर क्या होता है, V2 माइनस V1 के, यानी कि 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। 1 का होल क्यूब 1 होता है और यहाँ पर a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। क्या आ गया, 1 प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब। -1 से +1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब। पीछे पढ़ा है हम लोगों ने कि अल्फा का मान 1 से बहुत कम होता है, का मतलब 3 अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब का मान और भी कम होगा। अब आयतन में वृद्धि कितनी हो गई, 3 अल्फा घन मीटर की। और हम लोग आयतन प्रसार गुणांक जानते हैं कि गामा बराबर डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी के होता है। का मतलब 3 अल्फा बराबर वी हमारा 1 है, डेल्टा टी हमारा 1 है। 1 से 1 आया तो 1 का भाग 3 अल्फा में दिया तो कितना आ गया, 3 अल्फा, यानी गामा बराबर 3 अल्फा के। का मतलब है कि किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। अभी हम लोगों ने अल्फा, बीटा और गामा के बीच के रिलेशन जाना कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है और अल्फा और गामा के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब हम इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ेंगे। तो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बटे 2 के, और रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बटे 3 के। का मतलब बीटा बराबर 2 अल्फा के और गामा बराबर 3 अल्फा के। तो इन तीनों यानी कि अल्फा, बीटा और गामा के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमेशा 1:2:3 का होता है। आइए अब हम लोग रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक से संबंधित कुछ सवाल देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल है कि किसी प्रयोग में लोहे की छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, छड़ का ताप 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है तो छड़ की लंबाई यानी L में 1.5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो धातु का रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि अल्फा क्या होगा। तो अल्फा बराबर हम लोग को पता है, अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी के होता है। एल मालूम है, डेल्टा एल पता है, डेल्टा टी मालूम हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1 से सारी वैल्यूज रख देंगे तो अल्फा आ जाएगा, कितना आ गया, 2.0 इंटू 10⁻⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लोहे का रेखीय, हम लोगों ने अभी रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक के बारे में पढ़ा, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा के बारे में जाना। तो अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल है कि किसी प्रयोग में लोहे की छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, छड़ का ताप 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, जिससे छड़ की लंबाई में
0.15 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो धातु का रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कि अल्फा ज्ञात करना है। तो हम लोग को पता है अल्फा बराबर क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी के। एल मालूम है, डेल्टा एल पता है। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1 के। T2 हमारा 100 दे रखा है और T1 हमारा 25 दे रखा है। तो हमारा डेल्टा टी कितना आ गया, 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग इसको अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज को अल्फा के इस फॉर्मूले पे रख देंगे। तो हमारा अल्फा कितना आ जाएगा, 2.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 प्रति डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक 1.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 प्रति डिग्री सेल्सियस है तो 0.75 मीटर छड़ की लंबाई में 70 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि होने पर लंबाई में वृद्धि और अंतिम लंबाई बतानी है। यानी कि डेल्टा टी पता है, एल मालूम है, हमको अल्फा मालूम है और हमें डेल्टा एल निकालना है और उस छड़ की टोटल लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक को जानते हैं कि प्रसार अल्फा बराबर क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी के। सारी वैल्यूज रख देंगे तो हमारा डेल्टा एल आ जाएगा। डेल्टा एल कितना आ गया, 93.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। अब हमारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, एल मालूम हो गया और डेल्टा एल पता हो गया। डेल्टा एल और एल को ऐड कर देंगे तो उस छड़ की टोटल लंबाई आ जाएगी। लंबाई क्या हो जाएगी, 0.700931 मीटर। अगला सवाल देखते हैं। एक गेंद की का 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 5 घन सेंटीमीटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन 5.025 घन सेंटीमीटर हो जाता है। तो तांबे का आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात करना है। यानी कि हमें गामा और अल्फा निकालना है और आयतन दे रखा है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गामा निकाल लेंगे। तो गामा कैसे निकालेंगे, डेल्टा बी है कितना, 5 और 5.025 दे रखा है, यानी कि V2 माइनस V1 कर देंगे तो हमारा डेल्टा V आ जाएगा। V मालूम है, डेल्टा T पता है, तो हमारा गामा आ जाएगा। गामा कितना आ गया, 0.00005 प्रति डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग गामा मालूम हो जाएगा तो उस पदार्थ का हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक निकाल लेंगे। यानी कि पीछे पढ़ा है हम लोगों ने कि अल्फा बराबर गामा बटे 3 के होता है, यानी कि 0.00005 बटे 3 कितना आ जाएगा अल्फा, 0.00017 प्रति डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल देखते हैं। एक प्लेट का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 3 मीटर स्क्वायर, और उसको 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाती है। यानी कि डेल्टा ए पूछा गया है, जबकि हमें उसका अल्फा दे रखा है। तो ए अगर दे रखा है इसका मतलब क्या निकालना है हमें, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें डेल्टा ए तो दे नहीं रखा है, डेल्टा ए निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बीटा। बीटा बराबर क्या होता है, पीछे पढ़ा था 2 अल्फा के, क्योंकि यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है। अब बीटा बराबर 2 अल्फा होता है तो इससे हमारा बीटा निकल आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को तो बीटा आ गया। बीटा कितना आ गया, 0.00032 प्रति डिग्री सेल्सियस। अब हमें बीटा मालूम है तो डेल्टा ए निकल आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीटा बराबर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी के होता है। तो डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा, बीटा ए इंटू डेल्टा टी के। तो यहाँ पर हमारा 0.00032 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 63 हमारा क्षेत्रफल ए दे रखा है और डेल्टा टी हमारा 60 दे रखा है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5.76 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर
स्क्वायर, ये हमारा डेल्टा ए आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कांच का रेखीय प्रसार गुणांक दे रखा है और उसका आयतन प्रसार गुणांक निकालना है, यानी कि गामा बराबर 3 अल्फा के होता है। पीछे पढ़ा था 3 से अल्फा की वैल्यू पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गामा आ जाएगा 0.0006 प्रति डिग्री सेल्सियस। अपवाद देखिए, ऊष्मीय प्रसार के कुछ अपवाद भी होते हैं जो गर्म करने पर सिकुड़ जाते हैं और ठंडा करने पर फैल जाते हैं। भी हम लोगों ने ऊष्मीय प्रसार पढ़ा है, जिसमें क्या होता है कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो फैल जाता है, उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। जैसे हम लोग पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, यानी कि पानी का आयतन कम हो जाता है और घनत्व बढ़ जाता है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है और घनत्व कम हो जाता है। जैसे कि जहाँ जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि किसी पाइप में पानी बह रहा होता है और जब बहुत ठंड होती है, ठंड पड़ने से क्या हो जाता है, पानी जम जाता है। पानी के जम जाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। जब दबाव बढ़ेगा तो पाइप्स जो है वो अपने आप फट जाती हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि चट्टानें टूटने लगती हैं। कैसे टूटती है? उन चट्टानों में दरारें होती हैं। जब उसमें बरसात में पानी भरता है, भरने के बाद ठंड पड़ती है, ठंड में क्या होता है कि वो जो पानी है वो जमने लगता है। जब पानी जमने लगता है तो दाब जो है वो बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चट्टानें अपने आप टूटने लगती हैं। इसी प्रकार जब हम लोग रबड़ को गर्म करते हैं तो वो भी सिकुड़ जाती है। सारांश, आज हम लोगों ने आपको ऊष्मीय प्रसार के बारे में हमने पढ़ा। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है, द्रव में और गैसों में ऊष्मीय प्रसार के बारे में जाना कि ठोस में ऊष्मीय प्रसार द्रव की अपेक्षा कम होता है और द्रव में ऊष्मीय प्रसार ठोस से ज्यादा होता है और गैसों में ठोस और द्रव से ज्यादा होता है। फिर हम लोगों ने उसके अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ा, जैसे कि हम लोग कैसे रेलगाड़ी के पटरियों पर जॉइंट लगाते हैं तो उसमें कुछ गैप्स छोड़ देते हैं। तार बिछाते हैं तो तार में हम लोग कुछ लूज छोड़ देते हैं। फिर हम लोगों ने प्रसार गुणांक के बारे में जाना। ये 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। फिर हमने अल्फा, बीटा और गामा के बीच के रिलेशंस को पढ़ा, यानी कि अल्फा रेशियो, गामा और बीटा में जो रेशियो होता है, अल्फा, बीटा और गामा में जो रेशियो होता है वो हमेशा 1:2:3 का होता है। फिर हमने प्रसार गुणांक से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताए और उसमें अपवाद के बारे में पढ़ा। संदर्भ, विद्या प्रकाशन द्वारा धर्मेंद्र कुमार की किताब से लिया गया है और ये वेबसाइट पे रखी है। दूसरी हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के द्वारा LR मुंजार, VV वर्मा की किताब से लिया है, उसकी भी वेबसाइट दे रखी है। आप इन दोनों वेबसाइट पे जाकर ऊष्मीय प्रसार के बारे में पढ़ सकते हैं। आज का विषय हमारा ऊष्मीय प्रसार से संबंधित गणना पर था, जिसपे हमने जाना कि ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, यह हमारे तीनों अवस्थाओं में किस तरीके से काम करता है। फिर हमने उसके प्रसार गुणांक के बारे में जाना, अल्फा बीटा के बीच में क्या संबंध है वो जाना। अल्फा बीटा गामा में 1:2:3 का रेशियो होता है। फिर हमने उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताए और उसके अपवाद के बारे में जाना। आशा करती हूँ आज का जो हमारा विषय था ऊष्मीय प्रसार से संबंधित गणना पर, ये आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपके भविष्य में ये मददगार सिद्ध हो। धन्यवाद।